हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट पाठशाला। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोबार, आइसोटॉप्स और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो वो भी देखना है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, आपकी एक टेबल होती है जो आपकी बुक में दी गई है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से पूरी एक टेबल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इसके सामने सिंबल दे रखे होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको ना एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, एटॉमिक नंबर दे रखा है। उसके बाद आपकी अलग अलग टर्म्स आती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, फिर KLMN आता है, ठीक है, और वैलेंसी आती है। तो टेबल में कुछ नहीं करना आपने, अगर ध्यान दिया हो टेबल के अंदर तो एटॉमिक नंबर ना ऐसे लिखे हैं काउंटिंग के जैसे 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये नाम लर्न करने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आपको आराम से एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों की तीनों टर्म्स आपकी वहाँ पर सेम होगी। रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको मेन क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर। और वो कैसे लर्न होगा, आपको सारे नाम लाइन वाइज लर्न करने हैं, और 2 की टेबल जैसे याद होती है बहुत आराम से याद होगा। बिल्कुल 10 मिनट आप इसको आराम से दो, और बार 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 उस टेबल को पढ़ो और छुपाओ और पढ़ो और छुपा के बोल के देखो, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। एक बार लर्न होने के बाद एटॉमिक नंबर हो जाएंगे लर्न, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एटम का, कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक बात और पढ़ी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो होते हैं वो एक एटम में इक्वल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास ना टोटल 4 शेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, जो होता है एक K शेल, फिर ऊपर उसके होता है L शेल, फिर उससे ऊपर होता है M, और इसी तरीके से एक इसके ऊपर होता है N। ठीक है, एन शेल होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जो K शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएं तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा वो लेगा भी नहीं। अगर 2 से ज़्यादा है तो आगे वाले शेल में उसको डाल देगा। ठीक है, यानी अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस आगे वाले शेल में चले जाएंगे। और फिर आपको ध्यान रखना है कि L के लिए सेटिस्फाइड वाला नंबर जो होता है वो 8 होता है। बस ये 2 चीज़ें याद करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखो इन दोनों चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। जैसे एटॉमिक नंबर मैंने बोला, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, ऐसे है। मान लो हमें बोला है कि ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दो। ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है। अब आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन बता दो, या सल्फ़र बता दो, मैग्नीशियम बता दो, तो आपको टेबल लर्न करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर। अब क्या करना है, अब आपको पता है, देखो इस तरीके से न्यूक्लियस है, यहाँ पर पहला ऑर्बिट है। ठीक है, जो पहला ऑर्बिट है उसके अंदर ये K शेल है। K शेल में कितने आ सकते हैं, 2। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए, बना दिए। ठीक है, 2 आ गए। उसके बाद अब दूसरा शेल आएगा, क्योंकि K शेल तो 2 ही अप्रूव करेगा, उसके बाद आगे पहुँचा देगा। तो 8 में से 2 गए 6, तो 2 तो यहाँ है, और 6 कहाँ जाएंगे, इस वाले शेल में। ये देखो ये 6 हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ना 2 टर्म होती है। ठीक है, 2 टर्म क्या होती है, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होती है वैलेंसी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये L इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, मतलब हमें सेटिस्फाइड होने के लिए कितना चाहिए, L को 8 चाहिए। यहाँ कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसके पास 2 रास्ते हैं,
या तो इस 6 को दे दे, और 2 वाला भी तो सेटिस्फाइड होता है के में, तो 6 को दे दो, ठीक है, किसी को भी दे दो और 2 में सेटिस्फाइड हो जाओ, या 2 किसी से ले लो और 8 हो जाएंगे 2 होते ही और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ज़्यादा ईजियर कौन सा रहेगा, देना 6 को या 2 को लेना, तो 2 को लेना ईजियर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपको लेना या देना पड़े, ठीक है, वो वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और क्योंकि इसे लेनी पड़ रही है तो नेगेटिव होगी। लेना गलत बात होती है और दान करना अच्छी बात होती है। तो फिर दानी तो ये है नहीं, ये तो ले रहा है, मांग रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो ये -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 6 हैं। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा, अब एक और करके देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है कितना, 12, ठीक है। अब इसका देखो, न्यूक्लियस बनाया, पहला ऑर्बिट में तो 2 ही जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे ऑर्बिट के अंदर कितना जाएगा, 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब 8 आने के बाद ये भी आगे भेजेगा, ठीक है। अब अगले वाले को भी 8 ही चाहिए, ठीक है, 8 से ही सेटिस्फाइड होगा। तो अगले वाले में कितने बचे, 2 बचे, 2, देखो 12 में से 2 यहाँ और 8 यहाँ, 10 हो गए और 2 बच गए, ठीक है। अब इसके लिए क्या ईजी है, या तो ये 6 ले ले या 2 दे दे, तो 2 देना ईजियर रहेगा ना। तो इसके वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी क्योंकि ये दानी है तो +2 हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको लिखने के लिए देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसका लिखोगे 2, 8 एंड 2। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो पहले शेल में कितने थे, पहले शेल में कितने थे, 2, और दूसरे शेल में थे 6, खत्म इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें कितने हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ये वैलेंसी होगी कि कितना देना या लेना पड़ रहा है 8 बनाने के लिए, और ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमेशा 8 नहीं बनता है, देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना। तो इसके पास तो पहले ही शेल में 1 है सिर्फ, ठीक है। तो ये देगा तो है नहीं, अपना अस्तित्व थोड़ी ख़त्म कर देगा, तो क्या करेगा, लेगा, ठीक है। तो लेगा, तो मतलब अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कुछ ही नहीं हुआ, 1 ही है, ठीक है। अब देखो कितना चाहिए इसको, क्योंकि पहले शेल में तो 2 ही चाहिए, 8 नहीं चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, ठीक है। और वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी -1। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो टर्म्स हैं ये कंप्लीट हो गई। इसमें आपने पढ़ा कि देखो पहले तो टेबल लर्न करनी है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, लर्न करने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, मैग्नीशियम, अब तो किसी भी चीज़ का पूछ ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछते हैं, वैलेंसी पूछते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, ठीक है। अब आपके पास आती है 4 टर्म्स जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो पहली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, पहली टर्म होगी आपकी एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर लर्न तो कर लोगे, पर ये होता क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर ना 3 चीज़ होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि इन दोनों के जो नंबर हैं वो, ये हमने पढ़ा था कि इन दोनों के जो नंबर हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इन नंबर एक किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखो ये कह रहा है कि या चाहे ये भी हो जाए चाहे ये भी हो जाए, क्योंकि नंबर तो सेम ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया जा सकता है, मतलब वो शेयर किया जा सकता है, यानी उसके नंबर को बदला जा सकता है। बट प्रोटॉन तो आराम से शांति से न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, उसके नंबर को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है आपका मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है कि
मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है, सॉरी, मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपका मास नंबर होता है। और ये भी क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो प्रॉपर पूरा मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी मास नंबर, ठीक है। एक आता है इनके लिखने का ढंग, ठीक है। आपको क्या बोलेंगे, एक सिंबल दे देंगे, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, या कुछ भी है। आप लिखने का तरीका देखना है कि यहाँ पर जो होता है वो सिंबल होता है, सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब लिखने के ढंग में क्या कह रहे हैं कि ऊपर मास नंबर आता है, ठीक है, ऊपर मास नंबर आता है, नीचे एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स हमारा एलिमेंट है, तो मान लो उसका मास जो है वो 16 यू है, और एटॉमिक नंबर जो है वो भी वो 20 है, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। अब क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है कि ऐसे लिख के दे देते हैं, आपको बोलते हैं बताओ इसमें मास नंबर कौन सा है और एटॉमिक नंबर कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना, पैरों में हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, पैरों में कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसके अलावा आपकी दो टर्म्स और आती हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आपको इनको बस इतना ध्यान रखना है कि आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो होते हैं, मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर उल्टा हो जाता है, आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। अब आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार के अंदर मास नंबर सेम होता है, क्लियर रहेगा। आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और आइसोबार के अंदर मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको टेबल याद करनी है, उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड दो टर्म आइसोटॉप और आइसोबार्स, ठीक है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पढ़ सकते हो कि आइसोटॉप्स कहाँ यूज़ होते हैं और आइसोबार्स कहाँ यूज़ होते हैं। उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाती हैं वो आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस यूज़ हो जाती हैं। तो आइसोटॉप में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, ठीक है। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट कहाँ यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसके अलावा आइसोटॉप ऑफ आयोडीन जो होता है वो गोइटर में की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो इसके आपने 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। 3 एप्लीकेशन के अंदर आपने पहला पढ़ा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का आइसोटॉप किस में यूज़ होता है, एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। दूसरा आपने पढ़ा क्या, कोबाल्ट, ठीक है, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, तो ये किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। और आइसोटॉप ऑफ आयोडीन ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोटॉप कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपको समझने थे वो पूरे हो चुके हैं। अब बस इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, तो पहले आपको बुक से इसको कंप्लीट करना है। फिर एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मेनली आप ही करोगे, और मैं आपको उसके आइडिया दे दूँगी कि किस तरीके से क्या करना है। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जैसे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर लेंगे, जो पूरी थ्योरी होगी। अगर वैसा क्वेश्चन आया होगा तो हम उसको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। इसके अलावा अगर और भी कुछ रहता है तो वो भी क्वेश्चन के थ्रू ही हम डिस्कस कर लेंगे।